नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक हमने हिंदी कहानी का उद्भव और जो विकास है उसके तृतीय चरण तक हमने अध्ययन किया। आज हम चतुर्थ चरण का अध्ययन करेंगे जो 1956 से 1975 तक माना गया है। तो इससे पहले की क्लास में हमने रांगे, राघव, बेचन शर्मा, उग्र, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, कई कहानीकारों का हमने अध्ययन किया। और जो मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं जिसमें भगवती चरण वाजपेयी और पहाड़ी का नाम उल्लेखनीय है, और प्रगतिवादी कहानीकारों में भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय, इनके सबके साहित्यिक योगदान का परिचय हमने जाना था। आज हम चतुर्थ चरण के बारे में पढ़ेंगे। जो हिंदी कहानी के चतुर्थ चरण में जैनेन्द्र द्वारा, जो जिसके प्रवर्तक रहे हैं ये मनोविश्लेषण के, उसकी परंपरा का विकास हुआ। भगवती प्रसाद वाजपेयी और राम प्रसाद आदि का इसमें अविस्मरणीय योगदान रहा है। तो हम पहले भगवती प्रसाद वाजपेयी का परिचय देखेंगे। तो इन्होंने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक सत्यों को उद्घाटित किया। उनकी अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए जिनमें प्रमुख हैं हिल्लोर, पुष्करणी और खाली बोतल, ये प्रमुख हैं इन सब में। तो उनकी कहानियों में मिठाई वाला, झांकी, त्याग और वंशीवादन ये प्रमुख हैं। तो ये श्रेष्ठ कहानियां मानी जाती है इनकी। तो भगवती चरण वर्मा ने कहानी के क्षेत्र में एक असाधारण सफलता प्राप्त की। उनमें विश्लेषण की गरिमा और गंभीरता को हम देख सकते हैं। तो मार्मिकता और रोचकता का गुण भी उनमें उसी प्रकार विद्यमान रहा है। तो उनके जो कहानी संग्रह है उसमें है खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट और दो बांके, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसके बाद हम अज्ञेय का परिचय देखेंगे। तो चतुर्थ चरण के मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने मनोविश्लेषण परंपरा को और आगे बढ़ाया, जिसमें विपयाग, परंपरा, जयदोल और कोठरी की बात, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। फिर है इलाचंद्र जोशी, इनका नाम भी आपने मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में या उपन्यासकारों में सुना होगा। तो इनके जो कहानी संग्रह है उसमें है रोमांटिक छाया, आहुति, दिवाली और होली, ये प्रमुख कहानी संग्रह हैं इनके। इलाचंद्र जोशी ने मनोविज्ञान के सत्यों का उद्घाटन किया, जिससे अन्य लेखकों की अपेक्षा इनका जो कहानी संग्रह है वो मर्मस्पर्शी अधिक दिखने लगा। उसके बाद है उपेंद्रनाथ अश्क। तो सामाजिक विषयों को अपनाने वाले लेखकों में उपेंद्रनाथ अश्क का नाम चतुर्थ चरण में प्रमुख रूप से है। इनकी जो कहानियां हैं वो है पिंजरा, पाषाण, मोती, दूलो, मरुस्थल, गोखरू, खिलौने, चट्टान, जादूगरनी, चित्रकार की मौत आदि प्रमुख हैं। तो इनको अत्यधिक लोकप्रियता मिली। अश्क की जो विषय वस्तु है, शैली की रोचकता, इसी दृष्टि से प्रेमचंद की परंपरा को ये आगे बढ़ाने वाले
कहानीकार रहे हैं। अब हम यशपाल का परिचय देखेंगे। तो यशपाल ने अपनी कहानियों में आधुनिक समाज की जो विषमताएं हैं उन पर कड़ा प्रहार किया, व्यंग्य किया और उनकी कहानियों में पराया सुख, हलाल का टुकड़ा, ज्ञानदान, कुछ न समझ सका, जबरदस्ती और बदनाम, ये उल्लेखनीय है। उसके बाद है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। विद्या अलंकार का कहानी क्षेत्र में विशेष नाम है और इनकी कहानियों के द्वारा कहानी कला का विकास हुआ और इनके कहानी संग्रह है चंद्रकला और अमावस। उसके बाद नाम आता है राम प्रसाद पहाड़ी का। तो इनका भी हिंदी कहानी में विशेष योगदान रहा और इनके कहानी संग्रह सड़क पर, मौली और बरगद की जड़ें आदि उल्लेखनीय हैं। इसके बाद हम हास्य रस की कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी में हास्य रस की कहानियां लिखने वालों में जीपी श्रीवास्तव, हरिशंकर शर्मा, कृष्ण प्रसाद गौड़, बेढप बनारसी, अन्नपूर्णानंद, मिर्जा अजीम बेग, जयनाथ नलिन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में अत्यधिक वैविध्य उपलब्ध है। इनकी कहानियों में पिकनिक, भड़ाम सिंह शर्मा, गुदगुदी, लतखोरी लाल आदि महत्वपूर्ण है। उनका जो हास्य है वो साधारण स्तर का है। और बेढप बनारसी और अन्नपूर्णानंद की कहानियों में अधिक परिष्कृत हास्य मिलता है और अन्नपूर्णानंद की कहानियों में महाकवि चच्चा, मेरी हजामत, मगन रहूं चोला आदि उल्लेखनीय रही हैं। और मिर्जा अजीम बेग ने गीदड़ को शिकार, लेफ्टिनेंट, कोलतार आदि कहानियां लिखी और जयनाथ नलिन ने इनके जो कहानी संग्रह है उसमें नवाबी सनक, शतरंज के मोहरे, जवानी का नशा और टीलों की चमक आदि उल्लेखनीय हैं। तो चतुर्थ चरण को स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी का युग भी कहा जाता है। इस अवधि में 3 पीढ़ियों की लिखी कहानियां आती हैं। जैसे पहले में यशपाल, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा जैसे जो पुरानी पीढ़ी के कहानीकार हैं वह सक्रिय रहे हैं। और आज़ादी मिलने के बाद जो पीढ़ी है तो उनमें कहानीकारों में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी, रेणु जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, मोहन राकेश, इन सब ने बहुत सारी कहानियां लिखी। तीसरे पीढ़ी में वे रचनाकार हैं जो 1960 के अंत में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, जिसमें स्वतंत्र भारत में उन्होंने आंखें खोली थी। तो इस पीढ़ी के कहानीकारों में हैं ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, कामतानाथ, इब्राहिम शरीफ, हिमांशु जोशी और महिपाल सिंह, ये प्रमुख रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी का इतिहास एक आंदोलन का इतिहास कहा जा सकता है। तो 4-5 साल की अवधि बीतते बीतते एक आंदोलन उठ खड़ा होता रहा, जिसे लेकर के खूब नारे लगे, जिनका परिणाम ये हुआ कि कहानी एक गंभीर और केंद्रीय विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। तो सन 1950 के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया, जिसमें नई कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, ऐसे अलग अलग नाम उसको दिए गए। तो इस 2.5-3 दशक की अवधि में ढेरों अच्छी बुरी कहानियां लिखी गई। नई कहानी के नई होने की घोषणा कम और स्वतंत्रता पूर्व की कहानी के पुरानी हो जाने की घोषणा उसमें अधिक देखी गई। तो सन 1950 तक आते आते ऐसा दिखाई देने लगा कि जैनेन्द्र की चौंकाने वाली दार्शनिक कथा, मुद्रा और अज्ञेय की सतही जो प्रगतिशील कहानियां हैं और कथा और शिल्प के द्वंद्व में फंसी हुई यशपाल की कहानियां, इनकी जो प्रासंगिकता है वो लगभग समाप्त होने लगी। तो ऐसा प्रतीत होता
कि या तो वे कहानीकार बुझ चुके हैं या कहानी लेखन का जो आत्मविश्वास है वो उनसे हट गया है। तो ऐसी स्थिति में एकाएक कहानी के नवीन या नएपन का आग्रह उभर करके एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेता है। यह एक कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये पूरे पुराने के प्रति नए का विद्रोह और नवीन कहानी लेखन की एक तड़प कही जा सकती है। तो हिंदी कहानी साहित्य की अभिवृद्धि में महिला जो कहानीकार है उनका भी योगदान कम नहीं रहा। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, उमा नेहरू, शिवरानी देवी, तेजरानी पाठक, उषा देवी मित्रा, सत्यवती मलिक, कमला देवी चौधरानी, महादेवी वर्मा, चंद्रप्रभा, तारा पांडे, चंद्रकिरण सौनरिक्षा, रामेश्वरी शर्मा, पुष्पा महाजन और विद्यावती शर्मा, इन सब ने अनेक कहानियों की रचना की। तो इनकी कहानियों में प्राय पारिवारिक जीवन और हिंदी समाज में नारी की जो दयनीय दशा है उसके चित्र उकेरे गए हैं। फिर भी जीवन के उस गरिमा द्वंद को उस व्यापक दृष्टि से आंकने में वह सफल रही और विश्व के महान कहानीकारों ने उनको बहुत सराहा है। अब हम जो कहानी का उद्भव और विकास है उसके पंचम चरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सन 1976 से आज तक का जो समय है उसके अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे इसका नामकरण कैसे हुआ। तो कमलेश्वर का कहना है कि जितेंद्र और ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहानी को नवीन रूप देने का प्रयास किया और कहानी के नवीन रूपों को नई कहानी नाम देने का जो श्रेय जाता है वह जाता है दुष्यंत कुमार को। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने सन 1950 में शिव प्रसाद सिंह द्वारा प्रकाशित दादी माँ एक कहानी है, उसको नई कहानी के तत्वों का उसमें अवलोकन किया। तो उनके विचार से सन 1956-57 में नई कहानी के साम्य पर इसका नाम नई कहानी रख दिया गया। तो सूर्य प्रकाश दीक्षित नई कहानी के शुभारंभ का श्रेय देते हैं कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव के समन्वित रूप को। तो वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों को किसी आंदोलन का श्रेय देना उचित नहीं है। सार्थक आंदोलन परिवेश की मांग और पूरी पीढ़ी के प्रयास से ही होता है। तो हिंदी कहानी साहित्य में नएपन का जो प्रारंभ है वो पूस की रात, नशा और कथन ऐसी कहानियों से हो चुका था। तो सन 1950 तक आते आते कहानी के कथा शिल्प में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था। नएपन की ये जो प्रवृत्ति है वह 1956-57 में आंदोलन का रूप ग्रहण कर चुकी थी। डॉक्टर नामवीर सिंह उन आलोचकों में से एक हैं जिन्होंने नई कहानी के प्रवक्ता की भूमिका निभाई है। तो कहानी के नव वर्ष के रूप में सन 1956, 57 और 58 इनमें जो प्रकाशित लेख हैं उससे इस आंदोलन को अत्यधिक बल मिला है। तो नई कहानी उस समय लिखी गई जब कहानीकारों में देश की स्वतंत्रता को लेकर के संशय की भावना का उदय हो रहा था। मोहभंग की जो पृष्ठभूमि थी उसका निर्माण हो रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जो मूल्य हैं उनका संक्रमण हुआ और मूल्य विघटन का एक परिवेश तैयार हो गया था। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी सेवा, त्याग, करुणा, सत्य, प्रेम, अहिंसा, गांधीवाद, इन सब ये सब जो जीवन मूल्य हैं उन्होंने आधार बनाया। और भगवान दास वर्मा का भी कहना है कि परंपरावादी जीवन दर्शन की असारता, भारतीय संस्कृति की नए युग के संदर्भ में निरर्थकता, स्वतंत्रता प्राप्ति और ब्रह्मभंग की जो अवस्था है, जीवन आदर्शों की जो अनिश्चितता है, व्यक्ति के जीवन में जो अकेलापन है, अजनबीपन है, उन सभी जो सत्यों ने अनेक स्तर पर संदर्भों के पीछे एक नई कहानी को विकसित किया। नई कहानी की कुछ विशेषताएं भी रही हैं जिनमें से प्रमुख है यथार्थ की अभिव्यक्ति। नई कहानी की प्रमुख विशेषता जीवन के जटिल और व्यापक यथार्थ की अभिव्यक्ति रही। परिवर्तित परिवेश के अनुसार अपने जीवन दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में कहानीकारों ने समाज को बहुरंगी कहानियां प्रदान की। कहानीकार व्यक्त सत्य की
परिधि और सामाजिकता के बंद जो एक कटघरा है उसमें अपने को मुक्त करके एक नई कहानी कह रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जो कहानियां हैं उसमें एक पारिवारिक विघटन दिखाई देने लगा था। और दूसरी ओर आर्थिक सामाजिक तीव्र गति के जो परिवर्तन हो रहे थे उसमें नई कहानी का एक विषय बन गया। तो मध्यम वर्गीय निराशा, हताशा और जो पीड़ा है उसने नई कहानी को विस्तार से उभारा। तो देश विभाजन के परिवर्ती परिवेश और समस्याओं को कुछ कहानीकारों ने अपनी नई कहानी का विषय बनाया। तो व्यापक यथार्थबोध की कहानियों में हम उषा प्रियमवदा की जो कहानी है वापसी, राजेंद्र यादव की टूटना, कमलेश्वर की राजा निर्बसिया और मोहन राकेश की एक और जिंदगी, मार्कंडेय की हंसा जाए अकेला, शिव प्रसाद सिंह की करमनाश की हार और मोहन राकेश की मलबे का मालिक। तो ये सब कहानियाँ उल्लेखनीय रही हैं। तो इनमें ग्राम, कस्बा, नगर, शहर, महानगर, इनके जो जीवन की वास्तविकता है उसको इसके अंतर्गत उकेरा गया है। आगे समझ में, अगली जो नई कहानी की विशेषता है वो है सांकेतिकता। तो मोहन राकेश ने नई कहानी की प्रमुख विशेषता किसको बताया? सांकेतिकता को। तो सांकेतिकता पुराने कहानीकारों में भी है, लेकिन उनका जो संकेत है वो कभी कभी देखने को मिलता है। तो उनकी सांकेतिकता वैचारिक स्तर तक सीमित थी। तो नई कहानी कथ्य और कथन दोनों स्तरों पर सांकेतिकता को प्रमाणित करती है और किसी स्तर पर संकेत का उपयोग न होकर के स्वयं वह संकेत होती है। तो सांकेतिकता की दृष्टि से जो भीष्म साहनी की कहानी है चीफ की दावत और अमरकांत की जिंदगी और जोंक, ये उल्लेखनीय है। और नई कहानी ने स्थापित नैतिक बोध को चुनौती दी। कमलेश्वर की जो कहानी है तलाश और राजकमल चौधरी की कहानी दाम्पत्य, ऐसी कहानियों में परंपरागत जो नैतिक मान्यताएं हैं उनको थोड़ा झटका सा लगा। और भगवान दास वर्मा ने भी कहा कि स्थापित नैतिक बोध का विघटन आधुनिक कहानी का तथ्य बनकर के चित्रित हुआ है। तो कहीं वह चित्रण परंपरागत मूल्यों के साथ खंडन का है, तो कहीं उनकी आग्रह मूलता के खंडन का है, तो कहीं उनका एक मखौल उड़ाने का एक प्रसंग का है। उसके बाद हम इसकी कहानी की नई कहानी की तीसरी विशेषता का अध्ययन करेंगे, जिसमें है भाषा और शिल्प। तो नई कहानी की भाषिक संरचना, शिल्प भी एक नवीनता लिए हुए है। तो बिंबात्मक और सांकेतिक भाषा के साथ साथ जो स्पष्ट बयान इसकी प्रवृत्ति में शामिल है। तो नई कहानी ने कहानी को नए मुहावरे दिए, भाषाई सपाटपन दिया, समसामयिक चेतना से संबंधित कर दिया। जो नई कहानी का शिल्प इसके कथ्य की जो आंतरिक मांग है उसके परिणाम स्वरूप अपने आप नया हो गया। तो ये जो प्रयास है वो सायास रहा और राजेंद्र यादव जैसे चुने हुए कहानीकारों में शिल्प के अलावा सजगता दिखाई देती है और अधिकांश नई कहानियाँ जो है स्वाभाविक रूप से संप्रेषणीय या सहज कही जा सकती है। तो नई कहानी में रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, इन सब का शिल्प भी शामिल हो गया। तो इस प्रकार नई कहानी ने कहानी के जो परंपरागत जो पुराना ढांचा है उसको ध्वस्त किया और निश्चित ढंग से कहानी गढ़ना और उसे समाप्त करना एक नई कहानी की प्रवृत्ति रही। एक जो कहते हैं ना फार्मूलाबद्ध जो शिल्प है वो नई कहानी में समाविष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए निश्चित रूप से आदि, अंत और उसकी चरम सीमा, इन्हीं जैसे जो अन्य नुक्ते हैं उनका प्रयोग करके नए कहानीकारों ने अपने यहाँ उसको ग्रहण नहीं किया, जबकि इन जो पुरातन कहानी के शिल्प है उसको उन्होंने दूर कर दिया। तो युगों युगों की जो विडंबना है उसका तलक जो है व्यंग्य का संप्रेषण करके एक नई कहानी में वो इतना सफल हुआ कि उसके चलते व्यंग्य भाषा का रूप एक खास कोने से उभर सका। तो व्यंग्य के लिए हरिशंकर परसाई की जो नई कहानियां हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अति यथार्थ की प्रवृत्ति के विकास ने एक नई कहानी के स्वरूप को निखारा और नई कहानी का नारा बुलंद करते हुए जो नए कहानीकार हैं उन्होंने यथार्थ का चित्रण स्वच्छंद रूप से अपनी कहानियों में किया। तो आधुनिक
समसामयिकता, न्यूनता आदि आकर्षण शब्दों की आड़ में जो बेकार की जो प्रवृत्तियां रही उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास में वो लगे रहे। तो इनके पास व्यक्तिगत दृष्टिकोण और जो व्यक्तिक मान्यताएं हैं उनका अभाव रहा। तो इसलिए स्वदेश विदेश की जो नई प्रवृत्तियां हैं उनका अंधानुकरण करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। तो एक ही कहानीकार विभिन्न समयों में अनेक प्रवृत्तियों से आक्रांत रहता था। तो प्रगतिशीलता का गुणगान करने वाले कहानीकार जो पुराने कहानी के जो मानदंड हैं उनको ध्वस्त किया, और यही स्थिति न केवल साहित्यकारों या साहित्य जगत के लिए घातक है बल्कि मानव समाज के लिए भी विनाशक रही। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने नई कहानी की विशेषताओं की सम्यक विवेचना की। तो कल की क्लास में हम नई कहानी की जो प्रवृत्तियां हैं उनको 6 वर्गों में विभाजित करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।